आज हम बात करेंगे रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद पर। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय समय पर डिटेल में जानकारी मिलती रहे। मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रवाद की। क्षेत्रवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के लोग अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने क्षेत्र के लोगों को विशेष मानकर उनके अनुसार ही सब कुछ चाहते हैं। ऐसे में वो अपने यहाँ के सारे दृष्टिकोणों को, संघर्षों को इस तरह से करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर व्यवहार में अंधभक्ति के रूप में समाहित हो जाते हैं। यानी क्षेत्रवाद में हमको संघर्ष भी दिखाई पड़ता है, विरोध भी दिखाई पड़ता है, घृणा भी दिखाई पड़ती है। इन सबको विशेष क्षेत्र के लोग जब वहाँ के निवासी एकजुट होकर करते हैं तो उनकी अंधभक्ति ही वास्तव में क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पैदा होती है। वर्तमान समय में इस पर्टिकुलर प्रक्रिया की वजह से भारत में एकीकरण की समस्या दिन पर दिन देखी जा रही है, जिसका फायदा विशेष रूप से विदेशी उठाते हैं। वो फूट डालने का काम करते हैं। लुनबर्ग ने क्षेत्रवाद का जो अर्थ बताया है, उनका कहना है कि सामाजिक व्यवहारों के किसी भी ऐसे अध्ययन से है जिसके अंतर्गत एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा विशेष प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों के मध्य पाए जाने वाले संबंध पर बल दिया गया है। यानी खासकर लुनबर्ग साहब का कहना है, हम क्षेत्रवाद को एक ऐसे सामाजिक व्यवहारों के संदर्भ में समझ सकते हैं जो एक अलग भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, या विशेष प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों के मध्य जो पाए जाने वाले संबंध है, उस पर हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं। इसी तरह से राधाकमल मुखर्जी साहब ने कहा है कि विशुद्ध रूप से क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के अधीन है, अर्थात राष्ट्रीयता के अंतर्गत है। यानी इस आधार पर क्षेत्रवाद को यहाँ पर राष्ट्रीयता के अधीन बताया है। बोगार्ड साहब कहते हैं, क्षेत्रवाद स्थानीय इकाइयों के एकीकरण के रूप में विकसित हो सकता है। जो स्थानीय इकाई हैं उनके एकीकरण के रूप में विकसित हो सकता है तथा अपनी क्रियाशीलता से यह राष्ट्रीय एकता का एक विशेष पक्ष हो सकता है। वास्तव में इस दृष्टिकोण में, बोगार्ड साहब के इस दृष्टिकोण में ऐसा नहीं लगता कि एक समस्या है कि क्षेत्रवाद इन्होंने बता दिया कि एक तरह से स्थानीय इकाइयों के एकीकरण के रूप में, यानी जो स्थानीय इकाइयां हैं वो आपस में एकजुट हैं, आपस में संगठित हैं और इस रूप में वो विकसित हो रही हैं। तो उनकी अपनी क्रियाशीलता से राष्ट्रीय एकता का एक विशेष पक्ष हो सकता है। वास्तव में यह क्षेत्रवाद की जो धारणा है, ये एक आदर्श कल्पना है। लेकिन अपने जो व्यवहारिक रूप है उसमें एक गंभीर सामाजिक राजनीतिक समस्या बन चुका है। मतलब कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद, बोगार्ड साहब का जो दृष्टिकोण है वो एक तरह की कल्पना है, लेकिन वर्तमान में व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में ये कहने लगता है वो सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, वहीं का विकास होना चाहिए, उन्हीं के कारण सारे भारत की पहचान है, ऐसे में वहाँ से समस्या पैदा होने लगती है और समस्या के कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा पैदा होती है। क्षेत्रवाद एक विशेष के व्यक्तियों के विशेष अनुराग तथा पक्षपातपूर्ण धारणाओं से संबंध है। ऐसा हिट्स कहते हैं कि जो क्षेत्रवाद है एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों में जो विशेष अनुराग है और पक्षपातपूर्ण धारणा है उससे जुड़ा हुआ है। उसके अंतर्गत आधुनिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन की विविध समस्याओं जैसे अल्पसंख्यक की समस्या, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन, स्वदेश पूजा और स्थानीय देशभक्ति आदि का समावेश होता है। अर्थात हिट्स साहब ने जो क्षेत्रवाद के संदर्भ में दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वो काफ़ी हद तक वर्तमान स्थिति, वर्तमान व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत करता है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के लोग के अंदर ये चीज़ रहता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहता है।
पूरब का आदमी अगर पूरब के साथ व्यक्ति के साथ कहीं दूसरे स्थान पर मिलता है तो उसके अंतर्गत ये आ जाता है कि हमारा भाई है। जबकि एक ही देश के दूसरे व्यक्ति भी उस स्थान पर रहते हैं, लेकिन उसके अंदर उसके प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, वो उसकी मदद करना चाहता है। मदद जबकि दूसरे की भी करनी चाहिए एक ही देश के होने के नाते, लेकिन उसके अंदर ये है कि ये पूरब का है। या इसी तरह से पश्चिम का आदमी पश्चिम के साथ अनुराग जुड़ा हुआ है, उसके साथ आकर्षण जुड़ा हुआ है, ऐसे में वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। तो ये सब बातें एक तरह से क्षेत्रवाद के अंतर्गत आती हैं। अब इन समाजशास्त्रियों, इन विद्वजीवियों, इन विद्वानों के आधार पर हम ये कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। जैसे कह सकते हैं कि स्थानीय देशभक्ति का विघटित स्वरूप। जो स्थानीय देशभक्ति है, अर्थात एक ही देश में रहते हुए भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति केवल देश के बारे में न सोच के, जैसे बिहार का आदमी बिहार के बारे में सोचेगा, उत्तर प्रदेश का आदमी उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेगा, या फिर हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल का व्यक्ति पश्चिम बंगाल के बारे में सोचेगा। तो ये जो स्थानीय देशभक्ति है या स्थानीय देश प्रेम है, ये एक तरह से विघटित स्वरूप है। ये चीज़ इसमें दिखाई देती है, खासकर क्षेत्रवाद के दृष्टिकोण में। क्षेत्रवाद का जो दृष्टिकोण है वो एक तरह का सीखा व्यवहार है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है, एक साथ के लोग दूसरे लोगों को सिखाते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने आप अपने आसपास के लोगों के आधार पर उस व्यवहार को सीख लेता है। जन्म से ये सीखा हुआ नहीं है, जन्म से इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब वो उस स्थान पर रहता है तो लोगों से सुनता है, लोगों के व्यवहारों को देखता है और उस तरह का व्यवहार वो सीख जाता है। इसमें क्षेत्रवाद का एक विशेषता ये भी है कि इसमें पक्षपात का समावेश बहुत अधिक होता है। इसमें पक्षपात की बात ज़्यादा होती है कि अपना व्यक्ति दिखाई दिया तो उसके साथ पक्षपात है, दूसरा व्यक्ति दिखा, चाहे दूसरा व्यक्ति होशियार भी हो, लेकिन चूंकि वो अपने पूरब का है, अपना पश्चिम का है, अपने उत्तर का है, अपने दक्षिण का है, अपने पश्चिम बंगाल का है, अपने कलकत्ता का है, तो उसमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि वो अपने क्षेत्र के लोग के प्रति पक्षपातपूर्ण रहता है। इसके साथ साथ इसमें पृथक राजनीति एवं सामाजिक इकाइयों के रूप में भी देखा जाता है। अलग ये भी देखा जाता है, एक क्षेत्र विशेष के लोग अपना एक राजनीतिक दृष्टिकोण अलग रखते हैं, सामाजिक इकाई अलग बनाते हैं। तो ये चीज़ भी इसकी एक विशेषता में देखी जाती है कि ये दृष्टिकोण राजनीतिक आधार पर भी सामाजिक आधार पर भी एक अलग इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विरासत में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। हम एक इसकी विशेषता ये भी है कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक विरासत का दृष्टिकोण, सांस्कृतिक व्यवहारों का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है। तो ये भिन्नता का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ राजनीति एवं सरकार में प्रतिनिधित्व में से संबंध अगर हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर राजनीति में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसे में और अधिक क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में ये दिखाई पड़ता है कि जिस क्षेत्र के लोगों को कम प्रतिनिधित्व मिला है तो वो संगठित होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ऐसा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा जा सकता है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र के लोग में निर्मूल विश्वास पाया जाता है, यानी क्षेत्रवाद में ये निर्मूल विश्वास का दृष्टिकोण है, यानी उसमें एक तरह से सभी लोग का विश्वास रहता है कि हम सब लोग एक हैं, चाहे हमारे यहाँ की जो व्यवहार कैसा भी है, लेकिन हमारे यहाँ का व्यवहार सबसे श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ के लोग सबसे श्रेष्ठ है, हमारे इलाके की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण उनको दूसरों से अलग करता है। इसके साथ साथ अगर हम इसी से जुड़े हुए कुछ इसके नेचर से संबंधित बात करते हैं तो एक तो बात यही है कि इसका नेचर है कि ये सीखा जाता है, अपने आसपास के लोगों से सीखा जाता है, जैसा कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात की है। इसके साथ साथ स्थानीय देशभक्ति की जो श्रेष्ठता की भावना इसमें पाई जाती है। ये माना जाता है कि हमारी जो स्थानीय क्षेत्र है वो सबसे श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ का पूरब श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ का पश्चिम श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ का उत्तर श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ का दक्षिण श्रेष्ठ है, हमारा तमिलनाडु श्रेष्ठ है, हमारा कर्नाटका श्रेष्ठ है। इस आधार पर श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है, ये इसके नेचर में है। इसके साथ साथ राजनीतिक पृथक्करण की मांग हमेशा से की जाती है। इसका एक नेचर है क्षेत्रवाद का कि उनको अलग से प्रदेश दे दिया जाए, उनको अलग से क्षेत्र दे जाए। जैसे कि उत्तराखंड का विभाजन इसी आधार पर हुआ कि उन्होंने कहा कि हम सब पहाड़ी के लोग हैं, सब पहाड़ को अलग कर देना चाहिए। ये जो राजनीतिक पृथक्करण की मांग है, इस आधार पर भारत में अनेक प्रदेशों का बंटवारा हुआ। इसके साथ साथ संकीर्णता की अभिव्यक्ति भी है। एक तरह से ये संकीर्ण दृष्टिकोण है कि सब लोग को
एक तरफ तो यहाँ पर बोगार्डा साहब का जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में सही सा दृष्टिकोण है, लेकिन वो कल्पना हो गई। उसका जो व्यवहारिक रूप है वो एक तरह का जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है कि हमारा क्षेत्र श्रेष्ठ है। ठीक है, क्षेत्र तो श्रेष्ठ है, लेकिन इस आधार पर दूसरे का क्षेत्र, दूसरे के लोग, दूसरे की संस्कृति, दूसरे के व्यवहार नीचे हैं, कमजोर हैं, उनको दबा के रखना चाहिए। ये चीज जो बात है ये संकीर्ण मानसिकता से संबंधित है, जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधा पैदा करती है। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण एक तो आर्थिक हो सकते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक रूप से पिछड़ों में यह बात विशेष रूप से देखी जाती है कि उनके क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, इसलिए भी क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। कई बार ये देखता है, अगर हम भारत में देखें, डिफरेंट स्टेट्स को देखें, तो कुछ स्टेट्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी और अधिक संगठित होकर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वैसे में भी क्षेत्रवाद पनपता है। अगर हम बात करते हैं खासकर पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों की और दूसरे अनेक प्रदेशों की, जहाँ पर कि हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनके कारण भी वहाँ पर क्षेत्रवाद पनपता है। ये भी इसका एक कारण हो सकता है। नक्सलवाड़ी आंदोलन भी इसी से जुड़ा हुआ एक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। राजनीतिक कारण हम देखते हैं, राजनीतिक कारण कि जो स्थानीय नेता है वो राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए क्षेत्रीय निवासियों को संगठित करते हैं और संगठित करके दूसरों के विरुद्ध तैयार करते हैं और दूसरों के विरुद्ध करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। मतलब एक तरह से वो राजनीति में भड़काने का काम करते हैं, क्षेत्र के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पहले तो उनको इकट्ठा करके एक संगठित करके एक बड़ी सी सेना बना लेंगे और उसके बाद फिर अपने आप एक तरह का प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह बनाएंगे और दबाव समूह बनाकर सरकार को परेशान करेंगे, अर्थात क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं स्थानीय स्तर पर। ये दृष्टिकोण भी देखने पर आता है। ये एक राजनीतिक कारण भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ भाषाई भिन्नताएं, देखा जाता है कि भारत में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। उस आधार पर प्रदेशों का बंटवारा भी है। कभी तमिल की बात करते हैं, कभी तेलुगु की बात करते हैं, कभी कन्नड़ की बात करते हैं, कभी मलयालम की बात करते हैं। तो इन भाषाओं को जो ना महत्व न देने के कारण कई बार ऐसा विरोध प्रदर्शन हो जाता है। तो जो हिंदी के विरुद्ध बात करते हैं, जो कि ये कहा जाता है कि भारत में हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी के विरुद्ध संगठित होकर ये लोग काम करते हैं। तो एक तो जो भाषा की भिन्नता है वो एक समस्या है। वास्तव में देखा जाए तो भारत में भाषा के अनेक होने के कारण ही अनेक तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो अनेक तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का कारण भी विशेष रूप से भाषा दिखाई पड़ती है। तो ये एक कारण भाषा की भिन्नता भी हो सकता है। इसके साथ साथ भौगोलिक भिन्नता भी है। अगर हम भौगोलिक आधार पर भारत को देखें तो भारत में एक तरह से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश दिखाई पड़ता है, गंगा सिंधु का विशाल मैदान दिखाई पड़ता है, दक्षिण का पठार दिखाई पड़ता है, मध्य भारत का रेगिस्तान दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो भौगोलिक दशाएं अलग अलग हैं। जब भौगोलिक दशाएं अलग है तो उस आधार पर उनकी वहाँ की संस्कृति भी हमको अलग दिखाई पड़ती है, सामाजिक दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है, धार्मिक अलग दिखाई पड़ता है, रीति रिवाज अलग दिखाई पड़ते हैं, संस्कृति अलग दिखाई पड़ती, परंपराएं अलग दिखाई पड़ती, पोशाक, आभूषण, खास खान पान, रहन सहन, ये सब अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसलिए इनमें आपस में मतभेद दिखाई पड़ता है। इस मतभेद के कारण भी समस्याएं पैदा होती हैं, खासकर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसमें हम कह सकते हैं कश्मीर का जो भाषा है, वहाँ का पहनावा है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का धर्म है, धार्मिक दृष्टिकोण है, वो अलग दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर हम केरल की बात करते हैं, हम कर्नाटक की बात करते हैं, तो वहाँ पर और दूसरे प्रदेशों में आपस में ये दिखाई पड़ता है कि भौगोलिक आधार पर जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का जो राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है वो अलग दिखाई पड़ता है। इसके कारण भी तमाम तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं और ये समस्याएं भी एक तरह से क्षेत्रवाद का एक कारण कही जा सकती है। इसके बाद क्षेत्रीय नाम पर बने दल, ये भी एक कारण हमारे क्षेत्रवाद के कहे जा सकते हैं। बहुत सारे दल भी क्षेत्रीय आधार पर बने, जैसे हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी है, द्रविड़ पार्टी है,
अन्ना द्रमुक पार्टी है, मतलब इसके अलावा कांग्रेस के अनेक तरह के दल क्षेत्रीय आधार पर बने हुए हैं। इस तरह से हम इन क्षेत्रीय दलों के कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा बहुत अधिक मिलता है और अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती हैं जो राष्ट्रीयकरण में बाधा पैदा करती हैं। तो क्षेत्रीय दलों के नाम पर जो क्षेत्रीय आधार पर जो दल बने हुए हैं वो भी एक तरह से क्षेत्रवाद का एक कारण है। सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं। सांस्कृतिक कारण, भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उत्तर के लोग ये मानते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो उदय हुआ है उत्तर के कारण हुआ है। वहाँ पर ही के कारण भारत विश्व में पहचान भारत की इसलिए है कि उत्तर में वैदिक सभ्यता का पदार्पण हुआ और उसी ने पूरे भारत को ही नहीं पूरे संसार को कुछ नया ज्ञान दिया, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। इसके साथ साथ दक्षिण के लोग प्राचीन भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्वों को अर्थात ये द्रविड़ सभ्यता, संस्कृति, भाषा का दृष्टिकोण को लेकर ये कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। इस आधार पर सांस्कृतिक कारण भी दिखाई पड़ता है। दोनों के दावे अपने आप में सही दावे हैं, लेकिन उन दावों में ये कहना कि हमारा दावा श्रेष्ठ है, दूसरे का दावा नीचा है, तो ये यहीं से समस्या पैदा होती है, तो जो कि हमारे देश के विकास में एक तरह से बाधा पैदा करते हैं। इसके साथ साथ दुष्परिणाम की जो बात आती है, जिसमें दुष्परिणाम क्या है, एक तरह से संघर्ष व तनाव का जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में संघर्ष व तनाव की स्थिति बनती जा रही है। कभी कभी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दिखाई पड़ता है, कभी भाषा को लेकर, कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर ये जो संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, ये भी एक समस्या है क्षेत्रवाद के कारण। क्षेत्रवाद में कि राज्य व केंद्र के बीच संबंधों का जो विकृत होना है, जिसमें अनेक तरह के स्वार्थ समूह हैं, क्षेत्रीय नेतागण हैं, उद्योगपति हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अपने क्षेत्र के स्वार्थों को लेकर एक तरह का माहौल खराब करते हैं। ये भी इसका एक दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है। भाषा की समस्या एक जटिल समस्या है, जिसके कारण जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर ये समस्या आज तक बनी हुई है। और भारत में एक ना होने के कारण भी यही है कि एक भाषा का ना होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी भाषाओं को नकार दें, लेकिन एक भाषा अगर हो जाए तो तमाम समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी इसका एक दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है कि ये क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा पैदा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्रवाद की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसमें ये नहीं कि सारा का सारा महाराष्ट्र को दे दिया जाए, सारा का सारा उत्तर प्रदेश को दे दिया है, सारा का सारा दिल्ली को दे दिया है। इस आधार पर भारत में अनेक तरह की आर्थिक असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। बहुत सारे प्रदेश बहुत पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, लेकिन अगर प्रत्येक प्रदेश पे आर्थिक रूप से समान तरह की योजनाएं लागू की जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्रवाद की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ भाषा संबंधी हल के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना चाहिए। यानी इस आधार पर भारत ने भारतीय भाषा केंद्र भी खोले, जिसमें प्रदेशों की राजधानियों में अनेक भाषाएं सिखाने को महत्व दिया था। प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे प्रदेश की भाषा भी सीखनी चाहिए। तो इस तरह से प्रत्येक क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने से भी ये समस्या समाप्त हो सकती है क्षेत्रवाद की। इसके साथ साथ हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती थोपा ना जाए किसी प्रदेश पर कि आपको सीखनी है, बल्कि हिंदी भाषा का प्रचार इस तरह से करना चाहिए ताकि वो एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे भारत में स्थापित हो सके, जिससे कि तमाम तरह की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाए। यानी प्रत्येक उप सांस्कृतिक क्षेत्र का संतुलित विकास करने से अपने आप ही बहुत सारी क्षेत्रवाद की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रत्येक प्रदेश का, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये नहीं कि किसी प्रदेश का बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी क्षेत्र का बहुत कम हो जाए या ख़त्म ही कर दिया जाए। इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को अपनाने से भी तमाम तरह की समस्याएं क्षेत्रवाद की अपने आप समाप्त हो सकती हैं। क्षेत्रीय आधार पर पृथक राज्य की मांग को केंद्र सरकार द्वारा एकदम से नहीं मानना चाहिए। सरकार द्वारा सामान्यतः रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बाद में चल के समस्याएं पैदा होती है। इसके साथ साथ सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों पक्षों के बीच समान आचार संहिता को अपनाना चाहिए। तभी सौहार्दपूर्ण संबंध बन सकते हैं जब हम सबके साथ एक आचार संहिता की बात करते हैं।
तो क्षेत्रवाद की समस्या भारत में वर्तमान समय में विकराल रूप धारण किए हो, लेकिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्रवाद की समस्या को निकट भविष्य में समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए हम कह सकते हैं चाहे कोई विदेशी किसी तरह का आक्रमण करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, जबकि हमारा पूरा भारत, पूरे भारत के प्रदेश, भारत के लोग, तमाम भाषाओं के लोग एकजुट रहेंगे। वो तभी रह सकते हैं जब सबके साथ एक आचार संहिता का पालन किया जाए।